हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आया है। चलिए देखते हैं क्या गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल के आया है, कितने पोस्ट हैं, कौन से पोस्ट में निकल के आया है, एज क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और एग्जाम पैटर्न एक्सेट्रा। ओके, चलिए नीचे चलते हैं। ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकल के आई है। ये शॉर्ट नोटिस बेस पे आया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। आपका डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बेसिस पे मैं बता देती हूँ कब आएगा नोटिफिकेशन और आप कब अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। देखिए, एप्लीकेशन सिर्फ आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट कब है? 15 सितंबर। क्लोजिंग डेट कब होगा एप्लीकेशन का? 14 अक्टूबर, ठीक है। आ गया समझ में? देखिए, कौन सा पोस्ट है? सीनियर कंट्रोलर का। कितना पे स्केल होगा? 6। इनिशियल पे क्या होगा? 35,400। आपका ये बेसिक पे है। एडिशनल एक्स्ट्रा अलाउंसेस को मिला के लगभग 65,000 का आ जाएगा। आ गया समझ में? मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा? A2 का। मेडिकल स्टैंडर्ड जो A2 है उसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल्स में बता दूंगी क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है वो। एज क्या होगा? देखिए, एज पर एज 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपका एज 20 से 33 इयर्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स 20 से 33 के अंदर आ रहे हैं वो सब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन का डेट तो जैसे मैंने बताया 14 सितंबर, उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकते। इसका ये शॉर्ट नोटिस है। डिटेल एप्लीकेशन आपका जो फॉर्म फिलअप के पहले कुछ दिन पहले आ जाएगा रेस्पेक्टिव जोन्स में, जिस भी जोन पे आप अप्लाई कर रहे हैं। आ गया समझ में? कितने वैकेंसीज निकली हैं? टोटल 368, ठीक है। अब कौन से जोन्स में कितने वैकेंसीज निकली हैं ये मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। देखिए, ये आरआरबी के जोन है। अहमदाबाद, गुवाहाटी, प्रयागराज, अजमेर, जम्मू कश्मीर, रांची, भुवनेश्वर, जैसे कि आप देख सकते हैं, चंडीगढ़, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, चेन्नई, ये सब है, ठीक है। इनमें कितने वैकेंसीज निकली हैं चलिए देखते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, देखिए, सेंट्रल रेलवे में 25 वैकेंसीज, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 24 है। ये सारे जोन्स में कितने वैकेंसीज निकले हैं इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में 32 है, ईस्टर्न रेलवे में 39, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 16, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 9, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में 21। इस तरह आप देख सकते हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल, वेस्ट रेलवे, ये सारे नीचे नीचे दिए गए हैं, ठीक है। टोटल 368 आप नीचे देख सकते हैं टोटल लिखा गया है। आ गया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट के लिए है। देखिए, A2 का था। देखिए, A2 में क्या लिखा गया है? जनरल फिटनेस क्या लिखा है? फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, A2 का है। विजुअल एक्यूटी दिया गया है। इस मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप फिट बैठते हैं, आपका बॉडी फिट है, मेडिकली फिट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये कुछ कैटेगरी गाइडलाइंस है कि आपको रिलैक्सेशन कितना दिया जा रहा है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जो है उनको रिलैक्सेशन 3 इयर्स का दिया जा रहा है। ST/SC में 5 इयर्स का। एक्स सर्विसमैन में आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड एंड EWS में 3 इयर्स का। जो एक्स सर्विसमैन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उसको 6 इयर्स का। जो एक्स सर्विसमैन और ST/SC में आता है उसको 8 इयर्स का, ठीक है। ये सब रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है रेलवे की तरफ से, ठीक है। PWD जो अनरिजर्व्ड एंड EWS में आते हैं उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन। PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर 13 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन। PWD ST एंड SC 15 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन। आ गया समझ में? नीचे आप देख सकते हैं जो ग्रुप C में सर्व कर रहे हैं एंड ग्रुप डी में भी सर्व कर रहे हैं, उनको जो अनरिजर्व्ड एंड EWS में है उसे 40 इयर्स के एज के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो 43 इयर्स का है उसे रिलैक्सेशन मिलेगा। ST/SC में जो 45 इयर्स ऑफ एज है उसे रिलैक्सेशन मिलेगा। आ गया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो नहीं लिखा गया है, ये एनेक्जर A पे लिखा गया है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। कोई भी ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए सेक्शन कंट्रोलर
पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी ग्रेजुएट हो, कोई भी डिसिप्लिन में से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या इंजीनियरिंग, कोई भी बैचलर डिग्री होने से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ऑल फ्रेशर्स कैन अप्लाई। आ गया समझ में? देखिए, एग्जामिनेशन फीस के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे कैंडिडेट्स को जो अनरिजर्व्ड EWS और OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको 500 फीस रुपीस चार्ज किया जा रहा है। जो ST, SC और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपीस चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। आप सब देख सकते हैं। PWD कैंडिडेट्स भी, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स भी और एक्स सर्विसमैन भी 250 रुपीस इनको फॉर्म फीस चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, आप सब जब एग्जाम फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT एग्जाम दे देंगे, अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC वाले, आपको कितना रिटर्न होगा एग्जाम देने के बाद? 400 रुपीज रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि आपने 500 रुपीज फॉर्म फीस भरा हुआ है। आ गया समझ में? पर जो PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन एंड ST, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने कितना दिया था? 250 रुपीज फॉर्म फिलअप के समय। आप जब फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT एग्जाम दे देंगे, आपको पूरा का पूरा फॉर्म फीस वापस आ जाएगा, रिफंड हो जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। ये इसी स्क्रीन में भी वही सब लिखा गया है कि कितना फॉर्म फीस आ जाएगा एग्जाम देने के बाद और आपको कितना फॉर्म देने के वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, एग्जाम के बारे में बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? देखिए, आपका 3 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन हो सकता है। लास्ट स्टेज क्या होगा मैं बताऊंगी। देखिए, फर्स्ट स्टेज क्या होगा? CBT एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा लिखा गया है। टोटल ड्यूरेशन कितना होगा? 90 मिनट्स। कितने क्वेश्चंस आएंगे? देखिए, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30, टोटल 100 ऑफ क्वेश्चंस। समय दिया जाएगा 90 मिनट्स। आ गया समझ में? जो स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेगा वो सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन को जाएगा। स्टेज 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो क्वालिफाई कर लेगा वो कहाँ जाएगा? सेकंड स्टेज ऑफ CBT एग्जाम। सेकंड स्टेज ऑफ CBT एग्जाम में कितने देर टाइम दिए जाएंगे? 90 मिनट्स अगेन। पर यहाँ थोड़ा चेंजेस है। क्या है? जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पहले थे? 100। यहाँ पे कितने हैं? 120 मिनट्स। टाइम ड्यूरेशन सेम है, वहां पे भी 90 था, यहाँ पे भी 90 है, ठीक है। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनमें से कुछ टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है। देखिए, टाइपिंग टेस्ट हो या एप्टीट्यूड टेस्ट हो, ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये टेस्ट कंडक्ट करवाएगा या नहीं। टाइपिंग टेस्ट समझ में आ रहा है? तो आप प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर टाइपिंग टेस्ट हुआ तो क्या होगा मैं बता देती हूँ। तो कुछ पोस्ट के लिए तो टाइपिंग टेस्ट होता है, कुछ पोस्ट के लिए सेकेंड स्टेज ऑफ CBT एग्जाम के बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है। अगर आपका सेकेंड स्टेज ऑफ CBT एग्जाम के बाद टाइपिंग टेस्ट हुआ, ठीक है, आप सब प्रिपेयर करके जाइए होगा, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है? आपका जनरल स्किल टेस्ट होगा। कितना? आप सब 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी का प्रिपेयर करके जाइएगा और 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश का, ठीक है। तो ये स्किल आपने प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आगे समझ में? तो टाइपिंग टेस्ट के बाद क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा? जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो उन कैंडिडेट्स का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। तो आपके बैक डॉक्यूमेंट्स जो भी आप फॉर्म फिलअप के टाइम पे अपलोड किए होंगे वो ओरिजिनल है कि नहीं, ये वेरीफाई किया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनका वो वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। और आपका 10th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ये सारा वेरीफाइड होता है। तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखिएगा और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। समझ में आ गया? क्लियर? देखिए, फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग आपको एक ईमेल आईडी और फोन नंबर के लिए बोला जाएगा। तो वो फोन नंबर और ईमेल आईडी आप जो दीजिएगा फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग, वो प्लीज वर्किंग होना चाहिए, वरना आपको नोटिफिकेशन के रिलेटेड कुछ भी अगर रेलवे भेजे तो आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए कोई भी एडमिट कार्ड रिलेटेड चीज हो या इंफॉर्मेशन हो, आपको रेलवे तभी भेज सकता है जब आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर वर्क कर रहा हो, तो वर्किंग ही दीजिएगा।
आ गया समझ में कि जो एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप का डेट है वो उससे पहले जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। मुझे सिर्फ आपको बताना था कि कौन सा डेट निकला है और प्रोसेस क्या है और क्या क्या एज है, ये सब बताना था, तो मुझे जरूरी लगा तो मैंने बता दिया। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।